Good afternoon, dear students. In today's lecture, we will be discussing about the different types of cement. In the previous lecture, we have studied about Bogi's compound and the process of hydration of cement. One topic was missed out in your process of hydration of cement, that hydration of cement में हम क्या करते हैं, सीमेंट के साथ water को basically mix करते हैं. So sometimes it is being asked out that how much quantity of water is required in order to get the process of hydration complete, right? कि कितना total पानी हमें चाहिए so that जो fully hydration process है वो complete हो जाए. तो basically क्या होता है, जितनी भी chemical reactions होती हैं, जैसे हम सीमेंट को वाटर में मिक्स करते हैं, तो उस पूरी उन सारी केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हमारा कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है, वो जनरली होता है हमारा 23% बाय वेट ऑफ वाटर, मतलब 23% बाय वेट ऑफ सीमेंट, सॉरी बाय वेट ऑफ सीमेंट. जितना टोटल वो सीमेंट है आपका, उसका बाय वेट 23% हमको मिक्स करना पड़ता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिएक्शंस, कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस. तो इस प्रोसेस के लिए आपको लगभग 23% बाय वेट ऑफ सीमेंट उतना वाटर रिक्वायर्ड होता है. लेकिन सब क्या होता है, जो आपका सीमेंट है उसके बीच में सर्टेन पोर्स रहते हैं, तो जिनको हम कहते हैं जेल पोर्स. ये जेल पोर्स क्या होता है, इनमें जाके वाटर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है. तो इन जेल पोर्स को फिल अप करने के लिए टोटल हमें रिक्वायर्ड होता है 15% ऑफ वाटर. मतलब जैसे ही आप सीमेंट में वाटर मिक्स करेंगे तो 15% अगेन बाय वेट ऑफ सीमेंट ये वाटर रिक्वायर्ड होता है इन ऑर्डर टू फिल अप द जेल पोर्स. और उसके बाद 23% बाय वेट ऑफ सीमेंट वाटर रिक्वायर्ड होगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शंस, राइट? तो इसका मतलब टोटल जो हमें वाटर रिक्वायर्ड होगा, टोटल वाटर रिक्वायर्ड इन हाइड्रेशन प्रोसेस हो जाता है आपका 23% प्लस 23%. देखो किस चीज के लिए, टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शंस दैट आर टेकिंग ऑन एडिंग वाटर टू द सीमेंट, प्लस 15% किस लिए, इन ऑर्डर टू फिल अप द जेल पोर्स. तो दिस इज कमिंग इक्वल्स टू 38% बाय वेट ऑफ सीमेंट. ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अगर कोई पूछे टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, तो आपका आंसर होगा 38%. लेकिन अगर सिंपल कभी आपको पूछा जाए द वाटर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शंस, तो वो होता है आपका 23% बाय वेट ऑफ सीमेंट. ठीक है, आपको इंडिविजुअली भी याद रखना है कि केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए 23% बाय वेट ऑफ सीमेंट वाटर चाहिए और 15% चाहिए इन ऑर्डर टू फिल अप द जेल पोर्स. और टोटल जो वाटर रिक्वायर्ड है कि हाइड्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो, वो होता है 38% बाय वेट ऑफ सीमेंट. मतलब जब भी हम सीमेंट का हाइड्रेशन करेंगे तो हम उस सीमेंट के 38% बाय वेट क्वांटिटी को हम वाटर को लेंगे. अगर आपने 38% बाय वेट से ज्यादा पानी ले लिया, तो ये जो एक्सेस वाटर होगा, क्योंकि अब वाटर ज्यादा हो गया, जितना आपको चाहिए था उससे आपने ज्यादा ले लिया, तो क्या करेगा, अनडिजायरेबल कैपिलरी एक्टिविटीज करेगा वाटर सीमेंट के अंदर. और क्या होगा, इस वजह से जो हमारी स्ट्रेंथ होगी सीमेंट कंक्रीट की, वो रिड्यूस हो जाएगी. तो दैट इज वाई आपको 38% बाय वेट ऑफ सीमेंट वाटर रिक्वायर्ड होता है इन टू कंप्लीट द हाइड्रेशन प्रोसेस, right? Now let us come to today's topic, which is the types of cement. तो basically जो आपकी टाइप्स ऑफ सीमेंट है वो मेन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है आपकी, लो हीट सीमेंट एंड हाई हीट सीमेंट. ठीक है, अब क्या होता है, एक जो आपकी सिंपल मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सीमेंट है, पहले इन दो लो हीट और हाई हीट सीमेंट को पढ़ने से पहले हम जो मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सीमेंट है, जो कि बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर होती है और बहुत ज्यादा यूज भी होती है इन डेली कंस्ट्रक्शंस, वो है हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको कि हम कहते हैं ओपीसी, राइट? तो ओपीसी हमारी वही मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सीमेंट है विच इज ऑब्टेन्ड बाय पल्वराइजिंग द आर्जिलेशियस एंड कैल्शियस मटेरियल इन करेक्ट प्रपोर्शन. मतलब जो हमने बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें कि हम आर्जिलेशियस और कैल्शियस मटेरियल को करेक्ट प्रपोर्शन में मिक्स करते हैं, जो प्रपोर्शन होता है 1:3, जो हमारा रेशियो होता है वो होता है 1:3. इन दोनों प्रपोर्शन में मिक्स करके जब हम उसे हाई टेम्परेचर में रोटरी किल्न में बर्न करते हैं, तो जो हमारी वो सीमेंट मैन्युफैक्चर होती है वही होती है हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, राइट? अब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है, ये आपकी बहुत ही बल्क में मैन्युफैक्चर होती है, और जो आपके ऑलमोस्ट डेली कंस्ट्रक्शन होते हैं नॉर्मल सिंपल, उनमें हमारी ओपीसी ही यूज होती है. ओपीसी अगर देखा जाए तो 3 ग्रेड्स में अवेलेबल है. फर्स्ट है आपकी ओपीसी 33 ग्रेड, देन अनदर वन इज ओपीसी 43 ग्रेड, एंड थर्ड वन इज ओपीसी 53 ग्रेड.
यहाँ पे जो ये नंबर है 33, 43, 53, ये हमें बता रहे हैं, जो नंबर है बता रहे हैं उस सीमेंट की 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं, हम पहले एक सीमेंट सैंड मोटार से स्पेसिमेन बनाते हैं जिसमें कि हमारा रेशियो रहता है 1:3, मतलब सीमेंट टू सैंड का जो रेशियो रहेगा वो रहता है 1:3। उससे हम एक अपने स्पेसिमेंस बनाते हैं, ठीक है, और उसकी हम 28 दिन बाद जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करते हैं वो हमारी आती है 33 ओपीसी 33 के केस में, 43 ओपीसी 43 के केस में और 53 ओपीसी 53 के केस में। तो ये होते हैं हमारी 3 ग्रेड्स ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, राइट। अब ये जो हमारी तीनों ग्रेड्स हैं, इनमें से जो आपकी ओपीसी 33 है, ये आपका एक नोट लिखा है कि ओपीसी 33 इज रिकमेंडेड फॉर कंक्रीट मिक्स हैविंग स्ट्रेंथ अप टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट इज M20। मतलब जो इन दोनों में से आपकी ओपीसी 33 है उसको हम सिर्फ, अगर हमारे कंस्ट्रक्शन में जो हम ग्रेड यूज कर रहे हैं कंक्रीट का वो M20 है, जिसकी यानी अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी, सिर्फ हम उस ग्रेड तक ही ओपीसी 33 को यूज करते हैं। हायर ग्रेड्स के लिए हम ओपीसी 33 को नहीं यूज करते। मतलब अगर आपके कंस्ट्रक्शन में M30 मिक्स इन्वॉल्व है या M40, तो आप उसके लिए नहीं ओपीसी 33 को यूज कर सकते। इट इज रिकमेंडेड फॉर कॉन्क्रीट मिक्स हैविंग स्ट्रेंथ अप टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी M20 ग्रेड तक के लिए ही हम ओपीसी को यूज कर सकते हैं, ओपीसी 33 को। नाउ अगर देखा जाए कि इस सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, राइट, वो होता है आपका 30 मिनट्स, और जो फाइनल सेटिंग टाइम है होता है आपका करीबन 10 आवर्स। ठीक है, यानी ये कितना हो गया आपका 600 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारा ओपीसी की इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम है। अगर आपको याद हो कि इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब ये देखो, हम हमेशा क्या करते हैं, अपने सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तो वो सीमेंट पेस्ट बन जाता है ना। सीमेंट पेस्ट बनेगा, ठीक है, तो उसकी कुछ सर्टेन प्लास्टिसिटी होगी। प्लास्टिसिटी से मतलब है कितने ईज से आप उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, मतलब कितने ईज से आप उसको यूज कर सकते हैं, राइट। मोल्डिंग डीमोल्डिंग उसका कितना इजी है, उसी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो ऐसी इस सीमेंट पेस्ट में जैसे हमने वाटर मिक्स किया तो उसकी कुछ प्लास्टिसिटी होगी। तो द टाइम फ्रॉम विच वाटर इज एडेड टू सीमेंट, जितने टाइम में आपने सीमेंट में वाटर ऐड किया, ठीक है, टिल द टाइम द पेस्ट स्टार्ट लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। मतलब जैसे ही आपने सीमेंट में पानी ऐड किया उसमें कुछ सर्टेन प्लास्टिसिटी आई, राइट, और कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि वो अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करने लग जाएगा और धीरे धीरे हार्ड होना शुरू कर जाएगा, सेट होना शुरू कर जाएगा। तो जहां से हमने पानी ऐड किया और जहां से पेस्ट ने अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट किया, उस टाइम को हम कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, राइट। राइट, इसमें आपको ध्यान रखना है स्टार्ट लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। और दूसरा जो आपका एफएसटी है उसकी डेफिनेशन होती है कि जितने टाइम में आपने पहले पानी ऐड किया वहां से लेके टिल द पेस्ट हैज कंप्लीटली लॉस्ट इट्स प्लास्टिसिटी। मतलब जब आपने पानी उसमें ऐड किया और जब तक उसने अपनी पूरी प्लास्टिसिटी लूज कर ली, मतलब वो पूरी तरीके से आपका सेट हो गया है, पूरी तरीके से आपका हार्ड हो गया है पेस्ट। अब आप उसको किसी भी शेप में मोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसने प्लास्टिसिटी अपनी लूज कर दिया है। उस टाइम को हम कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। तो ये सिग्निफिकेंस है आपके इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम की। मतलब आपकी क्या डेफिनेशन हुई, आपने सीमेंट में वाटर ऐड किया, पेस्ट बना, उस पेस्ट की सर्टेन प्लास्टिसिटी होगी। तो जिस टाइम से आपने पानी ऐड किया और जहां तक उसने अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना शुरू किया, ध्यान रखना है, वो हो गया हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम, उसके बीच का टाइम, राइट। और जितने टाइम्स पे आपने अगेन वाटर ऐड किया और जब उसने कंप्लीटली अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर ली है, राइट, इसमें पूरी तरीके से अपनी प्लास्टिसिटी वो खो चुका है और पूरी तरीके से सेट हो गया, हार्ड हो गया, उसको हम कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। अब आपको ये डेफिनेशन तो पता होगी ऑब्वियसली, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये आपको क्या बताता है।
मतलब डेफिनेशन आपको पता है कि, लेकिन आपको इसके थ्रू क्या पता लगता है, तो अभी हम ये आगे डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट में देखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल पहली सीमेंट थी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। नाउ कमिंग ऑन टू अवर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सीमेंट, दैट इज अवर हाई हीट कैटेगरी सीमेंट, राइट। So the first type of cement under the category of high heat cement is our rapid hardening cement, जो हमारी high heat cement है, high heat cement, उनमें जो फर्स्ट हमारी कैटेगरी है वो हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, राइट। तो हाई हीट सीमेंट से हमारा मतलब होता है वो सीमेंट जिनकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है और जो रेट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस है वो फास्टर होता है एज कंपेयर टू अवर ओपीसी, राइट। मतलब जो हाइड्रेशन प्रोसेस है उसकी रेट और जो हीट भी इवॉल्व होगी वो फास्ट होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ओपीसी। तो आपको मैंने बताया था जब हमने बोगीज कंपाउंड पढ़ा था, उसमें जो हमारी हाई हीट डिलीवर करते हैं बोगीज कंपाउंड, वो कौन से होते हैं हमारे C3S एंड C3A, राइट। और जो अर्ली गेन ऑफ स्ट्रेंथ देते हैं वो कौन सा होता है हमारा, अगेन C3S। जो C2S होता है वो क्या करता है, स्ट्रेंथ लेटर डेज में देता है, लेकिन जो जल्दी स्ट्रेंथ देता है वो होता है हमारा C3S। अब यहाँ पे हार्डनिंग से मतलब क्या है, हार्डनिंग से मतलब आपका ये होता है कि जो हमारी सीमेंट है वो सेट भी जल्दी हो रही है, राइट, और वो स्ट्रेंथ भी गेन कर दे रही है, सेट एंड स्ट्रेंथ बोथ, ठीक है। आपको दो टर्म में पहले बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। एक टर्म होता है सेटिंग, क्विक सेटिंग सीमेंट जैसे कि, और एक टर्म होता है हार्डनिंग। सेटिंग में मतलब होता है सिर्फ वो सीमेंट सेट जल्दी हो रही है बट उसने अभी स्ट्रेंथ गेन नहीं की, ठीक है। मतलब स्ट्रेंथ गेन का जो प्रोसेस है वो कम उसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत जल्दी सेट हो गई, हार्ड हो गई, ठीक है। और जो हमारा हार्डनिंग प्रोसेस है उसमें सीमेंट सेट भी हुई बहुत जल्दी और उसने जो अपनी स्ट्रेंथ गेन करनी थी वो भी उसने कर ली है, राइट। तो ऐसी जो सीमेंट रैपिड हार्डनिंग जो जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर रही है, उसमें किसका कंटेंट आप बढ़ाओगे, ऑब्वियसली आप C3S का कंटेंट बढ़ाएंगे, क्योंकि C3S क्या कहता है, हमारा अर्ली डेज स्ट्रेंथ C3S देता है, राइट। जो C2S होता है वो हमारा स्ट्रेंथ एट लेटर डेज देता है। तो क्या होगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हमारा जो कंटेंट होता है वो C3S एंड C3A का ज्यादा होता है और C2S का कम होता है एज कंपेयर टू OPC। तो OPC के कंपैरिजन में इसमें C3S एंड C3A ज्यादा होता है और C2S कम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए तो हम C3S बढ़ा देंगे, और हमको हाई हीट भी चाहिए, फास्टर रेट ऑफ हाइड्रेशन चाहिए, ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन चाहिए, तो हम C3A के कंटेंट को भी बढ़ा देंगे। और क्योंकि C2S क्या करता है, स्ट्रेंथ एट लेटर डेज देता है और उसकी बहुत कम हीट रहती है, तो उसके कंटेंट को हम कम कर देंगे। तो अगर आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में C3S का कंटेंट देखें तो वो होता है अबाउट ग्रेटर देन 55%, राइट। ओपीसी में आपने देखा था कितना होता था, 30 से 50% के बीच में, राइट, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था C3S का कंटेंट, तो उसमें आपने देखा ओपीसी के कंपैरिजन में ज्यादा है। ऐसे हम C3A का कंटेंट इसमें देखें तो होता है ग्रेटर देन 12%, वेयर एज ओपीसी में आपने देखा था 8 से 12% के बीच में C3A का कंटेंट रहता है, राइट। और C2S का जो इसमें कंटेंट होता है वो होता है लेस देन 30%। और आपने ओपीसी में देखा था कितना होता था आपका, ओपीसी में 20 से 45% के बीच का रहता था, तो इसमें 30% से कम हम C2S को रखते हैं। तो ये हुई हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, मतलब जो बहुत जल्दी हार्ड होती है। हार्ड होना मतलब सेट भी होना, सॉलिड फॉर्म में मतलब कन्वर्ट होना, दूसरा स्ट्रेंथ भी जल्दी से गेन करना। तो ये हम अगर हमें अपनी सीमेंट में कराना है एज कम्पेयर टू ओपीसी, तो C3S एंड C3A बढ़ा देंगे और C2S के कंटेंट को कम कर देंगे। Now it is recommended to resist frost attack and to be used in cold condition. Now what is this frost attack? फ्रॉस्ट अटैक मतलब जैसे ही आप सीमेंट में जो है वाटर को मिक्स कर रहे हैं हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए, तो ये जो वाटर है अगर आप बहुत ही कोल्ड रीजन में कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, राइट, तो कोल्ड रीजन में क्या होगा, जो वाटर होगा हाइड्रेशन के प्रोसेस होने से पहले ही ये फ्रीज हो जाएगा ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। तो हम ऐसी लोकेशंस पे क्या चाहेंगे, जो हमारा हाइड्रेशन का प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो जाए, सो दैट वाटर को फ्रीज होने का टाइम ना मिले। तो इसीलिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यानी जिसका हाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जा रहा है एज कम्पेयर टू ओबीसी, वो हमारी ऐसी जगहों पे यूज करने के लिए रिकमेंडेड होती है, क्योंकि अगर फ्रीजिंग की वहां पे चांसेस हो सकती है, फ्रॉस्ट अटैक जिसे कहते हैं, तो हम चाहेंगे हमारा हाइड्रेशन का प्रोसेस जो है, मतलब सीमेंट के स्ट्रेंथ गेन करने का प्रोसेस और सेट होने का प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाए, तो वहां पे हम हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज आपका रिकमेंडेड होता है ऐसी जगह पे जहाँ पे कि शटरिंग को हमें जल्दी रिमूव करना है, सो एज टू सेव द कंसिडरेबल टाइम, एज एग्जाम्पल इन आरसीसी रोड वर्क। इसका मतलब ये है कि देखो सपोज कहीं पे अगर आपका रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, राइट,
तो क्या होगा, शटरिंग आप समझते हैं, जो हमारे मोल्ड्स होते हैं, बेसिकली मोल्ड्स जिसमें कि हम कॉन्क्रीटिंग करते हैं ना, इन ऑर्डर टू गिव द प्रॉपर शेप टू द कॉन्क्रीट। तो मोल्ड्स जो फॉर्म वर्क कहते हैं जिसे बेसिकली शटरिंग और फॉर्म वर्क, तो हमें क्या करना पड़ता है जब हमारा कॉन्क्रीट सॉलिडिफाई हो जाता है तो क्या करते हैं उस शटरिंग को हम रिमूव करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम बाद रिमूव करते हैं, यानी जब अंदर जो कॉन्क्रीट है वो सॉलिडिफाई हो जाए, अपना प्लास्टिसिटी लूज कर ले। तो शटरिंग रिमूवल किस पे डिपेंड करेगा, मतलब जब हमारा प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब वो सेट भी हो चुका है सीमेंट और उसने अपनी स्ट्रेंथ भी गेन कर ली है, राइट। तो जितने, अगर हमें कहीं पे ऐसा चाहिए कि शटरिंग रिमूवल, फॉर्म वर्क रिमूवल बहुत जल्दी चाहिए, जैसे कि हमारा रोड कंस्ट्रक्शन है, रोड कंस्ट्रक्शन में आपको क्या चाहिए होता है कि हम स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें बढ़ानी होती है सो दैट जो पब्लिक है, जो ट्रैफिक है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां पे हम चाहते हैं कि जल्दी हमारा जो फॉर्म वर्क का रिमूवल है वो जल्दी हो जाए, सो दैट विदाउट डिले, सो दैट जो पब्लिक कॉमन है उसको प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसी जगह पे हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करते हैं, राइट। आप वहां पे ओपीसी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ओपीसी बहुत ज्यादा टाइम लेगी आपका सेट होने में और हार्डनिंग प्रोसेस होने में, राइट। तो इसीलिए वहां पे हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को रिकमेंड करते हैं, जहाँ पे कि हमें शटरिंग का रिमूवल मच अर्लियर चाहिए, राइट, दस सेविंग अवर कंसिडरेबल टाइम। नाउ ये जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की कॉस्ट है, अगर हम इसे ओपीसी सीमेंट की कॉस्ट से कंपेयर करें तो उससे 10 से 15 ज्यादा ये महंगी होती है। There is one note in this rapid hardening cement that 1 day compressive strength of RHC यानी rapid hardening cement is equals to 3 days compressive strength of OPC। मतलब OPC की जो 3 दिन की compressive strength है वो हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की 1 दिन की ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ये किस वजह से, क्योंकि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस बहुत जल्दी हो रहा है एज कम्पेयर टू ओपीसी। तो जितनी स्ट्रेंथ ओपीसी ने 3 दिन में गेन की उतनी ये 1 दिन में कर ले रहा है, और ऐसे ही जितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ओपीसी ने 7 दिन में गेन की उतनी ही वो 3 दिन में गेन कर ले रहा है। तो आप देख सकते हैं इसी वजह से हम जल्दी से अपना शटरिंग या फॉर्म वर्क रिमूवल कर सकते हैं। मतलब ओपीसी के केस में आपको जहां 3 दिन तक रुकना पड़ता वही आप इसे 1 दिन में भी रिमूव कर सकते हैं, और ओपीसी की वही जहां आप 7 दिन में रिमूव करना पड़ता वही आप 3 दिन में रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली योर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, राइट। Now the next type of cement in this category, high heat category, is extra rapid hardening cement। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड से मतलब है कि जिस सीमेंट की रेट ऑफ हाइड्रेशन है वो आरएचसी से भी ज्यादा होगी, रैपिड हाइड्रेटिंग सीमेंट से भी ज्यादा होगी, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब ये कैसे होता है, ये होता है आपका जब हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में CaCl2 को मिक्स करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को, ठीक है, इसका वेट होता है 2% बाई वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो ये देता है हमारा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जब कैल्शियम क्लोराइड को मिक्स किया जाता है 2% बाई वेट ऑफ सीमेंट के अकॉर्डिंग, तो जो हमारी सीमेंट होती है वो होती है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे CaCl2 क्या है, CaCl2 होता है आपका एक एडमिक्सचर जिसका की काम होता है इट एक्ट्स एज एन एक्सीलेंट एक्सीलरेटर। आपने एक रिटार्डर भी पढ़ा था जिसको कि हम, जो कि होता है आपका जिप्सम, जो कि क्या करता है हाइड्रेशन के प्रोसेस को स्लो करता है और इनिशियल जो सेटिंग टाइम है सीमेंट का उसको बढ़ा देता है, राइट। और जो हमारा इसी का ऑपोजिट हुआ एक्सीलरेटर, मतलब जो हाइड्रेशन के प्रोसेस को एक्सीलरेट कर रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड दे दे रहा है, वो होता है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। और यही हमारा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है। मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हम कैल्शियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो ये जो सीमेंट होती है वो बहुत और ज्यादा एक्स्ट्रा रेट से हार्डन होने लग जाती है। और इस टाइप ऑफ सीमेंट को हम कहते हैं एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। नाउ क्योंकि ये बहुत जल्दी आपकी हार्डन हो जा रही है तो अगेन इट इज एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट टू फ्रॉस्ट अटैक। मतलब फ्रॉस्ट अटैक के अगेंस्ट ये बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट है क्योंकि जो इसका हाइड्रेशन का प्रोसेस है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है, तो फ्रॉस्ट अटैक के जो चांसेस हो जाते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है वहां पे हम एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करते हैं। मतलब टेम्परेचर जहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है और जहाँ पे फ्रीजिंग की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है वाटर की, तो वहां पे हम एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे एक नोट है कि 1 day कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज इक्वल्स टू 1.25 टाइम्स ऑफ 1 day कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ RHC। मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो 1 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका 1.25 टाइम्स आप करेंगे तो वो हो जाएगी हमारी एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की 1 दिन की स्ट्रेंथ। तो मतलब ये 1 दिन में
ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रहा है एज कम्पेयर टू योर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। और ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि इसका जो हाइड्रेशन हो रहा है वो उससे भी बहुत ज्यादा जल्दी हो जा रहा है। देखो जितने जल्दी हाइड्रेशन होगा उतनी जल्दी सीमेंट अपने स्ट्रेंथ को गेन कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सीलेटर यूज होता है वो होता है हमारा CaCl2, राइट। सो दिस इज योर एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। Now the next cement in this high heat cement category is your high alumina cement. Now this is a very important type of cement, right? क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस भी है वो भी आपका ओपी मतलब बेसिकली जो रॉ मटेरियल का कंपोजिशन है वो ओपीसी से आपका डिफरेंट रहता है। शुरू के दो में आपका रॉ मटेरियल सेम थे, लेकिन इसमें जो रॉ मटेरियल है वो डिफरेंट होते हैं, और जो हमारे यूज होते हैं रॉ मटेरियल वो होते हैं लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट, ठीक है। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट कैसे बनती है, लाइमस्टोन प्लस बॉक्साइट को हम मिक्स करते हैं, और अगेन इनको मिक्स करते हैं और इनको हम बहुत ही हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, दैट इज ग्रेटर देन 1500 डिग्री सेल्सियस। तो आपने नॉर्मल ओपीसी में देखा लगभग हम 1200 डिग्री के टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, लेकिन जो हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट है इसमें हम 1500 से ज्यादा के टेम्परेचर पे बर्न करते हैं। और रॉ मटेरियल क्या रहता है हमारा, लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट, ठीक है। यहाँ पे बॉक्साइट के आपका एक ओर होता है बेसिकली एल्यूमिनियम का, ठीक है, जिसमें की जो क्ले कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होता है, लगभग क्ले ग्रेटर देन 32%। तो ये एक एल्यूमिनियम ओर है बॉक्साइट, जिसमें की जो क्ले कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होता है आपका ग्रेटर देन 32%, ठीक है। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट की क्या प्रॉपर्टी हो जाती है, इसकी जो प्लास्टिसिटी एंड वर्केबिलिटी होती है वो बहुत बेटर होती है एज कम्पेयर टू ओपीसी। प्लास्टिसिटी से मतलब मैंने आपको अगेन बताया था कि आप कितने इजीली उसको यूज कर सकते हैं सीमेंट को, उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, डीमोल्ड कर सकते हैं, वो हुआ प्लास्टिसिटी। अगर सीमेंट हार्ड हो गई तो आप उसको किसी भी शेप में नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन अगर वो जितनी प्लास्टिक है तो आप उसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। और वही मतलब वो वर्केबिलिटी, मतलब कितनी ईज से आप उससे काम कर पा रहे हैं। तो इसकी जो ओपीसी के कंपैरिजन में वर्केबिलिटी है, प्लास्टिसिटी, वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बेटर होती है। Now it has an initial setting time of 3.5 hours and final setting time of 5 hours. Therefore, it offers early shuttering removal property. Now इसका जो IST है वो है आपका 3.5 आवर्स, ठीक है। और जो FST है वो होता है 5 आवर्स। आपने देखा जो OPC है उसका FST कितना होता था हमारा 10 आवर्स, लेकिन इसका जो FST है फाइनल सेटिंग टाइम वो उससे 5 घंटे कम है, यानी 5 आवर्स। नाउ मैंने आपको बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम का डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या आपके इंजीनियरिंग में, तो सिग्निफिकेंस होता है, देखो इनिशियल सेटिंग टाइम वो टाइम है जब तक कि हम उस सीमेंट का जो हमने पेस्ट बनाया, मतलब उससे सपोज हमने जो कंक्रीट बनाया, तो उस जिस साइड जहां पे आपने बनाया वहां से पहले आप उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, और फिर जहां पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है वहां पे प्लेस करेंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ये आपका इनिशियल सेटिंग टाइम तक हो जाना चाहिए, मतलब आपका मिक्सिंग, देन ट्रांसपोर्टिंग, एंड देन योर प्लेसिंग। जब आपने उसे शटरिंग मोल्ड्स में प्लेस कर दिया, ठीक है, शटरिंग फॉर्म वर्क में, ये पूरा प्रोसेस आपका इनिशियल सेटिंग टाइम तक हो जाना चाहिए। क्योंकि इनिशियल सेटिंग टाइम हमने क्या पढ़ा था, वो टाइम है जहां से सीमेंट पेस्ट अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना शुरू कर देता है। तो अगर आपने उससे देर में प्लेसिंग की तो उसका कुछ अमाउंट ऑफ प्लास्टिसिटी लूज हो जाएगा और आपको कंस्ट्रक्शन में डिफिकल्टी हो जाएगी। तो इनिशियल सेटिंग टाइम इसलिए आपको सारे सीमेंट का पता होना चाहिए कि इतने टाइम तक आप इसको मिक्स करके ट्रांसपोर्ट करके प्लेस कर देना चाहिए फॉर्म वर्क में। तो ये तो सिग्निफिकेंस हुई हमारे इनिशियल सेटिंग टाइम की। अब फाइनल सेटिंग टाइम वो है, फाइनल सेटिंग टाइम हमने क्या बताया था, जब पेस्ट ने कंप्लीटली अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर ली, इसका मतलब वो अब पूरी तरीके से हार्डन हो चुका है, राइट। अब वो उसका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। तो अब आप उससे क्या कर सकते हैं, फॉर्म वर्क रिमूवल कर सकते हैं। जिस आपने मोल्ड्स में उसको रखा था सीमेंट कंक्रीट को, जिन भी शटरिंग जिसे मोल्ड कहते हैं बेसिकली, तो उसको अब आप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा जो सीमेंट पेस्ट है, कंक्रीट है, वो पूरी तरीके से आपका सॉलिडिफाई हो चुका है, उसकी प्लास्टिसिटी पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। तो अब उसने जो शेप अटेन कर लिया वो उसने कर लिया है। तो फाइनल सेटिंग टाइम हमारा वही टाइम होता है जो हमें बताता है कि अब हम अपने शटरिंग को, फॉर्म वर्क को रिमूव कर सकते हैं। तो ये होती है इनकी इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस। मतलब समझ में आया, डेफिनेशन में आपने पढ़ ली, लेकिन इनका सिग्निफिकेंस ये होता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम के अंदर ही अंदर आपको मिक्स करके ट्रांसपोर्ट करके उस सीमेंट को या कॉन्क्रीट को प्लेस कर लेना होता है।
और फिर हम अपना शटरिंग कब रिमूव करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि अब हो चुका है, ये अंदर से सॉलिडिफाई हो चुका है कम्प्लीटली। तो ये होता है हमारा फाइनल सेटिंग टाइम, मतलब अब तक हमारी सीमेंट पूरी तरीके से हार्डन हो चुकी है, उसने अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ली है ना, राइट। तो ये सिग्निफिकेंस है। अब आपने इसमें देखा कि जो इसका फाइनल सेटिंग टाइम है वो 5 आवर्स है, इसका हाई एल्यूमिना सीमेंट का। तो इसका मतलब आप जो शटरिंग रिमूवल है वो बहुत जल्दी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ओपीसी। ओपीसी में जहां आपको 10 घंटे रुकना पड़ता, वहीं आप हाई एल्यूमिना सीमेंट के केस में हम 5 आवर्स में ही अपना शटरिंग रिमूवल कर सकते हैं। तो जिस सीमेंट का जितना कम फाइनल सेटिंग टाइम होगा, मतलब आप उतनी जल्दी उसका शटरिंग को, फॉर्म वर्क को रिमूव कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज हाईली रेजिस्टेंस टू फ्रॉस्ट अटैक, क्योंकि ये हाई हीट कैटेगरी सीमेंट है, तो अगेन ये भी फ्रॉस्ट अटैक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होगी, क्योंकि हाई हीट आपकी लिबरेट हो रही है और हाइड्रेशन का प्रोसेस जो है वो जल्दी पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब फ्रॉस्ट अटैक के चांसेस कम है। It also offers resistance to chemical attack and sulfur attack. This is a very important point कि ये जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है ये बहुत हाईली रेजिस्टेंट होती है सल्फर अटैक और केमिकल अटैक्स के। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि सल्फर अटैक, केमिकल अटैक हो सकता है, वहां पे हम हाई एल्यूमिना सीमेंट को यूज करते हैं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमने लेक्चर में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में, कि क्या होता है कि आपका जो सीमेंट में सल्फर अटैक होता है वो उसके लिए कौन सा बोगीज कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका C3A, राइट। ये हमने पढ़ा था ना कि C3A जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सल्फर अटैक के। वो कैसे होता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो मिक्स करता है पहले सल्फेट्स के साथ, जो कि फॉर्म करता है CSO4, और फिर CSO4 रिएक्ट करता है C3A के साथ, जो कि बनाते हैं आपके स्ट्रिंजाइड, एंट्रिंजाइड, सॉरी। तो ये एंट्रिंजाइड ही हमारा सल्फर अटैक करता है। तो आपको लग रहा होगा कि क्योंकि हाई एल्यूमिना सीमेंट है जिसमें कि एल्यूमिना का कंटेंट बहुत ज्यादा है, राइट, ए का कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो इसमें ये सल्फर अटैक के अगेंस्ट कैसे रेजिस्टेंट है। तो स्टूडेंट यू हैव टू रिमेम्बर कि जो सल्फर अटैक होता है उसमें पूरा C3A कंबाइन होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, नॉट ओनली एल्यूमिना। इसलिए हाई एल्यूमिना से कंफ्यूज मत हो जाना कि ये सल्फर अटैक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं होगी। वो जो सल्फर अटैक होता है वो पूरा आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एल्यूमिनेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, सिर्फ एल्यूमिना नहीं रिस्पॉन्सिबल है, ये एज अ होल कंपाउंड C3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सल्फर अटैक, ठीक है। और वेयर एज हाई एल्यूमिना सीमेंट में आपका सिर्फ एल्यूमिना का कंटेंट हमने बढ़ाया है, ना कि पूरा C3A यानी कैल्शियम का कंटेंट तो आपने सेम रखा है, ठीक है, और एल्यूमिना का कंटेंट हमने बढ़ा लिया है। तो उसमें जो फॉर्म होता है वो होता है हमारा मोनोकैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट नहीं फॉर्म होता, बोगीज कंपाउंड में हमारा ये फॉर्म होता है मोनोकैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसका की फॉर्मूला है CaO.Al2O3। तो इसी वजह से जो ये मोनोकैल्शियम एल्यूमिनेट है ये लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू C3A, ठीक है। C3A के कंपैरिजन में मोनोकैल्शियम एल्यूमिनेट लेस रिएक्टिव है, तो इसीलिए जो ये सीमेंट है ये हाईली रेजिस्टेंट है अगेंस्ट सल्फर अटैक्स। तो आपको समटाइम्स इट कैन बी बीइंग आस्क्ड दैट एज alumina C3 is responsible for sulfur attack, so how come high alumina cement is very resistant against sulfur attack? So you have to give the answer like this, that first जो सल्फर अटैक के लिए कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है वो दैट इज C3A एज अ होल, नॉट ओनली एल्यूमिना बट C3A एज अ होल। while in हाई एल्यूमिना सीमेंट we increase the content of alumina but the content of lime जो C है कैल्शियम उसको हम कम ही रखते हैं जितना रहता है नॉर्मली ओपीसी में। तो इसलिए जो हमारा फॉर्म होगा वो मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट फॉर्म होता है, नॉट ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट नहीं फॉर्म होता है, मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट फॉर्म होता है। और ये जो मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट है दैट इज वेरी लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, दैट इज वाई इट इज रेसिस्टेंट अगेंस्ट सल्फर अटैक्स, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मेन important point in this cement, right? And here is a note that it is very expensive to manufacture this type of cement due to high temperature and different composition. तो अब जो ये सीमेंट है इसको मैन्युफैक्चर करना थोड़ा हमारे लिए कॉस्टली होता है, बिकॉज क्या होता है एक तो इसमें आपके जो कंटेंट्स है, रॉ मटेरियल है वो भी डिफरेंट है, दूसरा आपका जो टेम्परेचर है वो भी 1500 डिग्री से ज्यादा है, तो इसको मेंटेन करने के लिए जो हमारी कॉस्ट होती है वो ज्यादा हो जाती है। सो दिस इज अ एक्सपेंसिव सीमेंट, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट होती है वो लगभग ओपीसी के कंपैरिजन में 30 से 40% होती है, ओपीसी के कॉस्ट से इसकी कॉस्ट 30 से 40% ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई हीट सीमेंट। हाई हीट सीमेंट मतलब जिनमें जो हीट लिबरेट हो रही है वो ज्यादा और जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है वो भी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम हाई हीट सीमेंट को कंपेयर करें इनके सीक्वेंस ऑफ
हाइड्रेशन को कंप्लीट करें, मतलब जो उनका रेट है उसको कंपेयर करें अगर हम सिर्फ हाई हीट कैटेगरी के, तो सबसे पहले आपकी हाई एल्यूमिना सीमेंट है, ठीक है, इसका हाइड्रेशन पूरा होता है, देन एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग का, एंड देन लास्ट आपका रैपिड हार्डनिंग का, ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो कभी पूछा जा सकता है कि इन तीनों सीमेंट में सबसे पहले कौन हाइड्रेट होती है, तो सबसे पहले हाई एल्यूमिना सीमेंट का सबसे ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन है, देन एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग का सीमेंट का ऑब्वियसली क्योंकि एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग है, देन लास्ट होता है हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, मतलब सबसे कम हाई हीट कैटेगरी सीमेंट में जो रेट है वो होती है हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की। So these were our high heat category cement. In the next lecture we will discuss about the low heat category cement, ठीक है, जिनकी की हीट जो है वो ओपीसी के कंपैरिजन में आपकी कम होगी, ठीक है, तो वो होगी low heat category cement. If you have any doubt in these type of cement, you may ask me. I hope the topic is clear to you all. Thank you.